नमस्कार। मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। अरविंद केजरीवाल जेल में है, मोदी सरकार में है। सवाल है, अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों है? अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों है? इस सवाल को समझने का सबसे आसान तरीका है अभी वायरल हो रहे वीडियो को देखने में, जो हम आगे लगा रहे हैं। यह वीडियो छत्तीसगढ़ का है, जहां भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार के शासनकाल में जब स्कूल की कुछ छात्राएं डीएम से मिलने गई तो उन्होंने शिक्षा अधिकारी से पास भेज दिया। शिक्षा अधिकारी ने कहा, हम तुझे जेल भेज देंगे। कलेक्टेड में आप आए हो, कलेक्टेड में आप आए हो, रोते हुए निकले बाहर क्यों? हम लोग कलेक्टर सर के पास गए थे तो उसने सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की। लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखे हो एप्लीकेशन में? कौन सिखाया तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा, ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। और हमारा जो क्या मांग रहे थे बेटा? शिक्षक 2 साल हो गए, एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। कितने टीचर नहीं हो? एक भी 11th-12th पिछले साल से खुला है, लेकिन 11th को जैसे तैसे करके हम लोग पास कर ले, लेकिन 12th हमारा बोर्ड है और बोर्ड हमारा बेस है, तो हम लोग कैसे फाइट करेंगे उसको? तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे, तो वैसे ही बोल दिया डीओ साहब। आपके स्कूल का क्या नाम है? कितने बच्चे हैं जिसमें पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है? हाँ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आलीवारा से है हम लोग, और 4 टीचर्स बस हैं, वो भी 9-10 के लिए है, 11-12 के नहीं है। वो सर मैम जो है वो 160। अभी क्या चाह रहे हो? अभी हमारे पास टीचर आ जाए ऐसे करके बोलने के लिए आए थे, लेकिन डीओ सर ने हमको ये सब बोल दिया। ठीक है, आपका नाम बताओ। आरती साहू, कक्षा 12th बायो। ठीक यही कारण है अरविंद केजरीवाल जेल में है। जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है दिल्ली में, या जब से वो काम कर रहे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा रहा है। उनका स्पष्ट मानना है कि लोगों को शिक्षित कर दो, वो अपने आप को समृद्ध कर लेंगे। मोदी सरकार ने अपने शासनकाल में 2.5 लाख से अधिक स्कूलों को बंद कर दिया है। शिक्षकों के लाखों पद रिक्त पड़े हुए हैं। अब अगर ऐसे में सीधा समझना पड़े, अगर समझने सबसे आसान जरिया है अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों है। मोदी सरकार शिक्षा के विरुद्ध है। वह नहीं चाहता है कि देश के युवा शिक्षित हों, देश के लोग पढ़े लिखे। नरेंद्र मोदी और भाजपा ये कभी नहीं चाहती है। आखिर अनपढ़ लोग ही इनको वोट देते हैं, यह भी एक कड़वी सच्चाई है। अगर लोग पढ़ लिख लेंगे अगर, तो नरेंद्र मोदी भाजपा को कोई वोट नहीं देगा। केरल में इन्हें वोट नहीं मिलता। पश्चिम बंगाल की जनता पढ़ी लिखी है, यहाँ भी ये हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन इन्हें यह भी यहाँ पर वोट नहीं मिल रहा है। हिंदी पट्टी क्षेत्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या इसी तरह के जो गिरे हुए शिक्षा संस्थान के निकले हुए लोग हैं, या अशिक्षित लोग जहाँ तादाद में भारी संख्या में हैं, वहीं वहीं नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार टिक पा रही है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। गुजरात में यह 21वीं सदी में ऐसे लोग हैं गांव में, जहां की महिलाएं नहीं पढ़ रही हैं, पुरुष भी नहीं पढ़ रहे हैं, अनपढ़ लोग निकल रहे हैं, और यही अनपढ़ लोग मोदी सरकार को टिकाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कहा था, शिक्षा हर मनुष्य का प्राथमिक अधिकार है और वो शिक्षा लोगों को देंगे। शिक्षा देने के लिए उन्होंने अपने दिल्ली में जो उन्होंने प्रयोग किया, बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों को स्थापित मतलब एस्टेब्लिश किया और उसको मजबूती बनाया। मैं दिल्ली में एक स्कूल में गया था। उस स्कूल के गार्ड ने बताया मुझे, यह स्कूल केजरीवाल के पहले सिंगल फ्लोर का था और चंद कमरे थे इसमें, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार जब से दिल्ली में आई है, यही स्कूल आज 4 फ्लोर का है और बहुत बड़ा ग्राउंड इसका है। इसमें खेल कूद की भी सामग्री पर्याप्त संख्या में है, शिक्षक हैं, मिड डे मील
बाहर से स्कूल में आता है वक्त पर। ऐसे सैकड़ों स्कूल उन्होंने स्थापित किया है। उन्होंने शिक्षक को विदेश भेजा है प्रशिक्षित होने के लिए, ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा पर जितना बड़ा खर्च किया है, अपने बजट का संभवतः 25% उन्होंने खर्च किया है शिक्षा पर, और भारत की मोदी सरकार अपने बजट का 1% भी खर्च नहीं कर रही है। सवाल है, शिक्षा से मोदी को इतना तकलीफ क्यों है? और हर वह आदमी जो शिक्षा की बात करते हैं, जो लोगों को पढ़ाने की बात करते हैं, उन लोगों से मोदी की दुश्मनी क्यों है? इसका जवाब है मनुस्मृति में। मनुस्मृति स्पष्ट कहता है, शिक्षा केवल ब्राह्मण हासिल करेंगे, शूद्र जिसमें कि आपको ओबीसी, एससी, एसटी लोग आते हैं, इन्हें शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। ये मनुस्मृति का पहला संविधान है। नरेंद्र मोदी को मनुस्मृति लागू करना है, लोगों को अशिक्षित रखना है। और हाँ, इस कैटेगरी में महिलाएं तो सबसे अव्वल है, उन्हें तो शिक्षित होना ही नहीं देना है। यह नरेंद्र मोदी की सरकार शिक्षा के विरुद्ध है, नहीं चाहती है कि लोग शिक्षित हों भारत के। इसीलिए वह हर ऐसे लोगों को जो शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा में सुधार की बात करते हैं, शिक्षा के विकास की बात करते हैं, उन्हें या तो वो हत्या कर रही है या उन्हें वो जेल में डाल रही है। अरविंद केजरीवाल इसीलिए जेल में है, वो शिक्षा की बात करते हैं, वो लोगों को पढ़ाने की बात करते हैं, वो लोगों के नए अच्छे जीवन की बात करते हैं, और वो ये बोलते हैं लोगों को शिक्षित करो, देश खुद ही समृद्ध हो जाएगा। और यह जो आप हर दिन नया स्टंट देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, अरविंद केजरीवाल के प्रसंग में सुप्रीम कोर्ट का, ईडी का, सीबीआई का, ये सब नौटंकी है। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहती है कि लोग यहाँ के शिक्षित हों, अदरवाइज इसका कोई मामला नहीं बनता है। अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को जो शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा पर काम करते हैं, और शिक्षा उनके मूल नारा का बहुत बड़ा हिस्सा है, और उन्होंने इसके लिए काम किया दिल्ली में, उन्हें जेल में रखना। अगर अरविंद केजरीवाल जेल में है तो इसका सीधा सीधा मामला सुप्रीम कोर्ट से है, कोर्ट से है, जज से है। और ये तमाम लोग ऐसे हैं जो मिली भगत कर नहीं चाहते हैं कि भारत शिक्षित हो, भारत के युवा शिक्षित हो, और यही वजह है अरविंद केजरीवाल जेल में है। और इन बच्चियों को जेल में डालने की बात इसी गवर्नमेंट के लोग कर रहे हैं। भारत लोगों को समझना पड़ेगा कि ऐसे दरिद्र नेता जो खुद तो अशिक्षित है ही और चाहते हैं देश को शिक्षित रखना, इलिटरेट रखना, पढ़ाई नहीं करवाना, ऐसे नेताओं से छुटकारा जितनी जल्दी मिल सके पाएं, अन्यथा आपका, हमारा, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। निःशुल्क रूप से मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बार को आप सोचिए, आखिर उस बच्चे की गलती क्या होती है जो एक गरीब घर में पैदा होता है और उसको बेहतर शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। शिक्षा के सामने एक पैसे की दीवार खड़ी है, जो जितनी ऊंची दीवार लांघ सकता है, जो जितना अधिक पैसा शिक्षा पे खर्च कर सकता है, वो उतनी बेहतर शिक्षा पा सकता है। लेकिन अगर एक देश एक है, लोकतांत्रिक देश है, तो शिक्षा भी सबको एक समान रूप से तो मिलनी ही चाहिए। आज परिस्थिति ये है कि एक तरफ तो प्राइवेट स्कूल हैं जो लूट के अड्डे बने हुए हैं, वहाँ पे आप एडमिशन कराने जाएंगे तो सिर्फ एडमिशन के नाम पे ही आपको 10,000 20,000 रुपये देना होगा। और कमीशन खोरी का ऐसा धंधा है कि कॉपी, किताब, टाई, बेल्ट, ड्रेस, जूता कहाँ से खरीदना है ये आप नहीं तय करेंगे वो प्राइवेट स्कूल वाले। यानी आम लोगों की मेहनत की आखिरी कौड़ी उनके जेब से वसूल लेना चाहते हैं। और दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में न तो पर्याप्त टीचर हैं, न पर्याप्त बिल्डिंगें हैं। 2019 का ही ये पुराना आंकड़ा है कि हर 100 में से 52 स्कूलों में या तो एक टीचर हैं या 2 टीचर हैं, और उन्हीं टीचरों के ऊपर जिम्मेदारी थोप दी जाती है कि जनगणना करो, मतगणना करो, पशुगणना करो, तमाम काम करवाए जाते हैं। और 19 के बाद से तब से कितने टीचर रिटायर हुए होंगे, और 18 के बाद से कोई टीचर की वैकेंसी भी नहीं है। आप खुद भी सोच सकते हैं ये परिस्थिति और कितनी बिगड़ी हो। इसीलिए हम लोग ये मांग उठा रहे हैं, चाहे कोई राष्ट्रपति का बच्चा हो या किसी मजदूर का, सबको शिक्षा एक समान मिलनी चाहिए और निःशुल्क रूप से मिलनी चाहिए। प्रेमचंद ने अपने दौर में भी कहा था कि एक सभ्य समाज में ऊंची से ऊंची तालीम मुफ्त होनी चाहिए और इसका पूरा खर्च गवर्नमेंट को उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को
फौज से ज़्यादा आवश्यकता तालीम की है। और शिक्षा से जुड़ता हुआ ही दूसरा मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं। दूसरा मुद्दा है रोजगार का। रोजगार की परिस्थिति ये है कि आज सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट, सब कुछ ठेका संविदा के हवाले किया जा रहा है। परमानेंट नौकरियां लगातार घटाई जा रही हैं। इसी रेलवे में 1995 के आसपास लगभग 18.5 लाख कर्मचारी काम करते थे, लेकिन आज उनकी संख्या 12 लाख थी। आप खुद भी सोच सकते हैं कितने बड़े पैमाने पे परमानेंट पदों को घटाया जा रहा है। और आज आलम ये है, एक तरफ लाखों पद खाली पड़े हैं, फिर भी कोई वैकेंसी नहीं निकलती। जो वैकेंसियां निकलती हैं उनमें भ्रष्टाचार होता है, पेपर लीक हो जाते हैं। आरओ, यूपी पुलिस, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, ऐसे तमाम पेपर लीक हो चुके हैं, आप लोग भी जानते ही हैं। अभी नीट की धांधली में ये पता चला कि एक एक पेपर 30 लाख से 50-50 लाख रुपए में बेचा गया। हम और आप तो ये पैसा नहीं दे सकते। पूरी की पूरी कारस्तानी सरकार, प्रशासन, शिक्षा माफियाओं की होती है। और भुगतता कौन है? आम घरों के लोग, जो लोग सालों साल तैयारी करते हैं, दिन भर में 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ते हैं। और इतनी कड़ी मेहनत के बाद, सालों साल की मेहनत के बाद उनके हाथ लगती है तो सिर्फ हताशा, निराशा, अवसाद। बहुत से छात्र नौजवान जो इस बेबसी में, इस डिप्रेशन में नहीं जी पाते, आत्महत्या तक के कदम उठा लेते हैं। लेकिन ये देश की विडंबना है कि टीवी चैनल, अखबार, मीडिया, नेता, मंत्रियों के लिए कहीं ये कोई मुद्दा नहीं है। उनके लिए मुद्दे हैं तो जाति, धर्म, रंग, नस्ल, अगड़ा पिछड़ा। आज जब पूरी परिस्थिति इतनी भयावह है तो ये जरूरी है कि लोगों के बीच में जाया जाए, लोगों को संगठित किया जाए और एकजुट किया जाए। क्योंकि आज अगर अपने मुद्दों पर बोलेंगे नहीं तो कल को ये परिस्थिति और बिगड़ेगी। हो सकता है ले देके अपनी ज़िंदगी तो हम लोग काट ले जाएं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को क्या भविष्य देके जाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। हमारे साथी ने आपको पर्चा दिया है, पर्चा आप तक पहुँच गया है। पर्चे में और भी बातें हैं, इसको पूरा विस्तार से पढ़िए। पर्चे में हमारा नंबर है, संपर्क कीजिए। फेसबुक का, इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता भी चलते रहेगा कि लगातार किन किन माध्यमों से हम इस अभियान को चला रहे हैं। नुक्कड़ नाटक, संगीत, शिक्षा सहायता मंडल, लाइब्रेरी, तमाम माध्यमों से इस अभियान को चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बड़े से बड़े पैमाने पर हर जगह पे लोगों को संगठित किया जाए और एकजुट किया जाए। आपके बीच भी आए हैं आपका साथ और सहयोग दें, साथ इस रूप में कि आप भी हमारे इस कारवां और इस मुहिम से जुड़िए। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा।